एनलाइटमेंट की वजह से दो रेवोल्यूशन आए, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। उनके बाद यूरोप का जो लैंडस्केप था वो टोटल चेंज होना शुरू हो गया। यूरोप दोबारा जो था वो इनस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो गया। वो प्रिंसिपल्स जो प्रिंसिपल ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जो है इस्टेब्लिश किए गए थे, जनाब नेपोलियन ने आके उनको अपने जूते की नोक पे रखा। उसने कहा कि मैं तो इन चीजों को मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो वो क्या था, उसको कहते हैं, उस एज को कहते हैं द नेपोलियनिक वॉर्स, यानी 1803 टू 15। ये जो 12 साल हैं इसमें नेपोलियनिक इरा आता है। और नेपोलियनिक इरा जो है ये बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक घातक, जिसे कहते हैं, एक इरा था, एक बड़ा टर्बुलेंट सा इरा था। इसके दौर में जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद यूरोप के अंदर तो नेपोलियन क्या करता है, कैसे करता है, जरा इसी को अभी चलते हैं। तो यहां तक मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद यूरोप की जो सिचुएशन थी वो क्या थी, कैसे यूरोप जो है बिल्कुल एक, कहते हैं ना जिसे उसके नाम देते हैं, एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था। और वहीं से उसका कांटा अभी नीचे गिरेगा। और वो कैसे, वो थ्रू नेपोलियनिक वॉर्स के अंदर जो है वो गिरना शुरू होगा। तो हम कहां से पढ़े थे, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से चीजें डिस्कस करते करते हम 1803 तक पहुंचे हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें थी तो उस टाइम पे डेवलप हो रही थी। सो लेट्स डिस्कस नेपोलियनिक वॉर्स। ओके, so the political impact of nationalism in Europe was profound. The 19th century opened with the war in Europe on an unprecedented scale. जैसे ही मैंने बताया कि रेवोल्यूशंस आ रहे थे, जब रेवोल्यूशंस आया फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस में जो एब्सोल्यूट किंग बैठा था उसको तो लोगों ने मार भगाया। जब उनको लोगों ने मार भगाया तो बाकी स्टेट जो यूरोप के अंदर जहां जहां किंग बैठे थे उनको खतरा पैदा हो गया और लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल गई कि भाई इनको निकालो, जब फ्रांस वाले ये कर गए तो हम भी कर सकते हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे और इसी चीज का फायदा उठाते हैं, इसको नेशनलिज्म कहते हैं। सो फ्रांस appeared disorganized and weak, stopping from years of internal conflict. पूरी यूरोप के अंदर जब पूरा यूरोप बड़ी तरक्की कर रहा था, जा रहा था, फ्रांस की हालात बहुत खराब थी एनलाइटनमेंट के दरमियान। क्योंकि जब वहां पे रेवोल्यूशन आ गया था तो रेवोल्यूशन के अपने रिप्लिकेशंस होते हैं। आप रेवोल्यूशंस को बड़े सुकून से देखते हैं, बट रेवोल्यूशंस के इम्पैक्ट्स बड़े खतरनाक होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और यही चीजें फ्रांस की फेस कर रहा था। फ्रांस में बड़ी अनार्की थी, केओस था, वायोलेंस था, डिसऑर्गेनाइज था वो, वहां पे वीक गवर्नमेंट बैठी हुई थी। तो बड़ी एक अनार्किकल सिचुएशन चल रही थी फ्रांस के अंदर। और so as a result, following its revolution, France became embroiled in escalating series of wars with the Austria, Britain, Persia, which culminated artillery officer named Napoleon Bonaparte to leader of the French military and eventually to the rank of the Emperor of the France in 1803. फ्रांस डिफरेंट कंट्रीज से लड़ना शुरू हो गया ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। और उस रेवोल्यूशन में फ्रांस जीत भी रहा था। और क्यों जीत रहा था, क्योंकि उसको हेड कर रहा था नेपोलियन। नेपोलियन बड़ा मशहूर बंदा बन गया। फ्रांस में जैसे ही हालात खराब थे जो है नेपोलियन को मौका मिला और नेपोलियन ने जनाब 1803 के अंदर कू डी कर दिया। कू डिटा जिसे कहते हैं, आप जिसे कू कहते हैं ना, जब आर्मी सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करती है उसको कू डिटा कहते हैं, जब कू कहते हैं हम। तो इसने जो है क्या किया, नेपोलियन वाज द फर्स्ट हु इम्पोज या हु ब्रॉट कू डिटा। ठीक है, जो है वो नेपोलियन इसके अंदर, फ्रांस के अंदर। तो ये भी आपको आज क्लैरिटी हो गई कि जो मार्शल लॉज हैं वो अभी नहीं लगते हैं। मार्शल लॉज जो हैं ये 18th सेंचुरी से नेपोलियन से स्टार्ट हुए हैं। वो भी एक मिलिट्री लीडर था। और किस सिचुएशन में, जब फ्रांस में टोटल कैओटिक सिचुएशन थी, कंट्रोल किसी का नहीं था, तो मिलिट्री वहां पे स्ट्रांग थी बिकॉज ऑफ नेपोलियन, बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज, एंड ही इम्पोज टू डिटा इन फ्रांस एंड ही बिकेम एन एम्परर 1803। तो फ्रांस का जो एम्परर है जनाब वो नेपोलियन बोनापार्ट बन जाता है। और नेपोलियन अभी क्या करता है, नेपोलियन अभी अन्नी मचाएगा जो है पूरी यूरोप के अंदर। और वो कैसे मचाएगा, जरा इसको जो है हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ज्यादा ये डिटेल्स हमारी है नहीं नेपोलियन वॉर्स के ऊपर, वरना इसका पूरा टॉपिक है यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, कभी मौका मिला तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहरहाल नेपोलियनिक वॉर्स के जो आप कहें फीचर्स क्या थे नेपोलियनिक इरा के अंदर, नेपोलियन ने क्या क्या चीजें की वहां पे। नेपोलियन की अच्छी चीजें भी थी, नेपोलियन ने बुरी चीजें भी की। अच्छी चीजें डिफरेंट थी, बुरी चीज तो ये थी उन्होंने ऑर्डर सारा खत्म कर दिया। वो जो बैलेंस ऑफ पावर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने क्रिएट किया था
वो नेपोलियन ने खत्म कर दिया। यूरोपियंस सारे कह रहे थे कि भाई खुदा को मानो, बड़ी मुश्किल से इस्टेब्लिश हुआ है ऑर्डर यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से पीस आया है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद। अभी 1803 यानी 1648 से कोई मेजर वॉर नहीं हुई। 1803 में दोबारा वार शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ नेपोलियन। यानी वो ऑर्डर जो इस्टेब्लिश्ड था वो सारा आहिस्ते आहिस्ते रूल आउट हो रहा था। और वो कौन कर रहा था? वो नेपोलियन कर रहा था। तो इसी तरीके से नेपोलियन ने क्या किया? जंगें लड़ी डिफरेंट यूरोपियन पावर से, हर किसी के साथ टांग अड़ाई इस बंदे ने। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद बड़ा था। वो जैसे मैं वही मिसाल देता हूँ, अक्सर तीसरी दफा मिसाल आ रही है, वो वाली सेक्रेड गेम्स वाली, गाय तुंडे वाली। कभी कभी तो लगता है साला आपू नहीं भगवान है। तो इसका भी सेम वही ख्याल था कि पूरी यूरोप के अंदर सिर्फ मेरा रूल होना चाहिए और मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसने इसलिए जंगें लड़ी बहुत ज्यादा। और इसी के साथ साथ रिक्रिएटेड द बाउंड्रीज ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। यस। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ? एक तो उसने बैलेंस ऑफ पावर को खत्म किया आके, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में हुआ था। दूसरी उसने चवल क्या मारी? दूसरी चवल ये मारी कि वो जो बाउंड्रीज सेटल्ड थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, इसने वो बाउंड्रीज रिक्रिएट कर ली। ये जंगें जीता जा रहा था और अपनी मर्जी से बाउंड्रियां बना रहा था, जैसे केक काटा जाता है। और ये सारे अपने रिलेटिव्स को ही केक दे रहा था। इसने कहा कि अच्छा ये कंट्री है, ये मेरा भतीजा तुम्हारे अंडर में है। ये कंट्री है, ये मेरी बीवी तुम्हारे अंडर में है। ये है, ये मेरा बेटा तुम्हारे अंडर में है। बेटा तो खैर नहीं था, उसको बाद में हुआ। उसको पहली बेगम से बेटा नहीं हुआ था, बाद में हुआ था। ठीक है। तो ये अपनी तरफ से रिक्रिएट कर रहा था बाउंड्रीज। और दूसरा जो प्रिंसिपल था, क्या कहते, पहला प्रिंसिपल तो इसने ब्रेक किया जो कि सॉवरेनिटी का था। इंटरनल एक्सटर्नल जंगें शुरू कर दी, पहला प्रिंसिपल रूल आउट किया। दूसरा था डेमोक्रेटेड बाउंड्रीज ऑलरेडी थी, नेपोलियन आया उसने उसको भी जो किया और रिक्रिएट की। इसी के साथ साथ ही इम्प्लीमेंटेड हिज ओन लॉज, नेमली नेपोलियनिक कोड। इसने अपने लॉज जो थे वो इसने इम्पोज किए वहां पे पूरी यूरोप के अंदर। नेपोलियन कोड जिनको कहा जाता है। इन लॉज में अच्छी बात भी थी, बुरी में थी। बहरहाल एक बात आपको सिर्फ बता दूं, क्योंकि ये आपका काम नहीं है ज्यादा, यूरोपियन हिस्ट्री में मैं पढ़ाता हूँ इसको। ये इसमें ये था कि अच्छी बात तो बहुत ज्यादा थी, पर बुरी बात ये थी कि ये वुमेन्स के बड़ा खिलाफ था। इसने वुमेन को कुछ नहीं किया था। इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन द फोर्स, इसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखी। वो फोर्स भी थी, यानी जिसको नाम दिया जाता है कंटिनेंटल सिस्टम। यानी इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो बर्तानिया था। ये बर्तानिया को रोकना चाहता था और बर्तानिया को ब्लॉकेड करने के लिए इसने अपना सिस्टम दिया जिसको कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। इसी के साथ साथ इसने मिलिट्री को जो है वो स्ट्रॉन्ग। तो इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है इसने बनाई, जो इसकी सारा पावर मिलिट्री के अंदर था और बहुत बड़ी मिलिट्री थी। और ही वाज अ जेन्युइन मिलिट्री लीडर, जिसे हम सिपा सालार कहते हैं और हिंदी में जिसको सेनापति कहते हैं। तो ही वाज अ जेन्युइन सेनापति। इसके इसके जो अवाम लोग थे वो बड़े खुश होते थे इसके इसके जो इसके अंडर काम करते थे। ही वाज अ ब्रेव लीडर इंडीड। ठीक है। इसने बड़ी हायरार्की और मिलिट्री को बड़ा मॉडर्नाइज किया सही तरीके से। और इसने एक और सिस्टम लिया जिसे मैगजीन सिस्टम कहते हैं। ये इसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी होती थी। और क्या स्ट्रेटजी होती थी? वो ये होती थी कि जी, द माइटेस्ट सोल इसको कहा जाता था। नहीं, बिल्कुल गुड। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो मैगजीन सिस्टम दिया। मैगजीन सिस्टम का काम ये होता था कि ये अपनी मिलिट्री के लिए एडवांस में जो एक्सेसरीज होती थी या रसद होती थी फूड की, वो बचा के रखता था। यानी इसको हमला करना है आज 15 किलोमीटर पहले, तो ये पहले वहां पे अरेंजमेंट करता था और बाद में अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करता था। ये मैगजीन सिस्टम होता था उसका। बड़ी आला, ही वाज अ जेन्युइन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। और इससे भी एक चवल बजती है, जिस चवल को देखेंगे और उसी को फिर हिटलर से भी रिलेट करेंगे। वो कहते हैं ना, जब ओवर कॉन्फिडेंस बंदा बनता है ना तो फिर ऐसी चवलें मारता है। तो ये भी ओवर कॉन्फिडेंट बना और इसने जो है बेचारे ने अपनी हालात खराब करवा ली। तो ये उस टाइम पे जो है वो नेपोलियन कोड के अंदर आपको जो है वो नजर आता है। वो चवल क्या थी बेसिकली? ठीक है। यस, रशियन कैंपेन। चवल क्या थी? चवल ये थी इसकी कि वो ये थी कि ही वांटेड टू कैप्चर होल यूरोप। यूरोप को कैप्चर कर लिया उसने। उसने कहा कि अभी मैं रशिया की तरफ जाऊंगा। और उसने कहा कि जब तक रशिया को मैंने नहीं ऑक्यूपाई करना तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। और ये सेम चीज पॉसिबल है हम आज या कल, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, नहीं कल पढ़ाऊंगा, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिटलर को पढ़ेंगे। हिटलर और इसका कैरेक्टर आपको दोनों मिक्स्ड मिलते हैं। ये दोनों बड़े, वो कहते हैं ना,
बड़े जज्बाती से बंदे थे इस मामले के अंदर। उसने भी यही गलती की हिटलर ने, और ये भी यही गलती करेगा। तो इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी भी तरीके से जो है वो जिसे कहते हैं अ, अ, जो रशिया है उसके ऊपर मैंने ऑक्यूपाई करना है, फतह करना है। सो व्हेन नेपोलियन इन्वेडेड रशिया इन 1812, ये तो आखिरी दफा था, विद एन आर्मी नंबरिंग स्टेजरिंग फ्रॉम, ये देख लें पता नहीं कितने होंगे, मेरे ख्याल में 4,22,000, ऐसे ही होगा। हाँ, 4,22,000 सोल्जर्स थे। ये सारे सोल्जर्स लेके जा रहा था मॉस्को को फतह करने के लिए। द योर रशियंस आल्सो रिफ्यूज टू गिव डायरेक्ट बैटल। रशियंस ने इतने बड़े फौजियों को देखा, उन्होंने कहा हम डायरेक्ट तो इसके साथ नहीं लड़ेंगे। तो फिर ये हुआ कि इंस्टेड दे retreated toward their areas of supply, destroying all available food and sheltering behind them in what came to be known as scorched earth policy. स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी क्या थी गाइस? ये रशिया ने पॉलिसी अपनाई जब उसने देखा कि नेपोलियन करीब आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। और इस पॉलिसी का मतलब क्या था? इस पॉलिसी का मतलब ये था कि ये डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, उसको कह रहे थे आजा बालमा तेरा इंतजार है। इट मीन्स कि वो कह रहे थे अभी नेपोलियन को आगे आने दो, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दियां थी, और वो तो वैसे ही सर्द मुल्क है, बहुत ज्यादा सर्दियां थी। तो नेपोलियन बड़ा खुश होकर आता रहा था, नेपोलियन को कहीं भी कोई भी कन्फ्रंटेशन का सामना नहीं करना पड़ा। नेपोलियन बड़ा खुश होकर आ रहा था, उसको पता नहीं था कि उन्होंने पॉलिसी अपनाई है, उन्होंने पूरा ट्रैप बिछाया। और ट्रैप क्या था? वो ट्रैप ये था कि इसको कंप्लीट अंदर आने दो, और जब ये कंप्लीट अंदर आएगा फिर इसको घेरा कर दिया जाएगा, फिर इसको हम चुन चुन के मारेंगे। रशियंस ये सोच रहे थे। और इसके फौजी वगैरह बेचारे कहाँ इतना सफर किया था सर्दियों के अंदर, बट वो आ रहे थे। सो द एडवांसिंग फ्रेंच बिगन टू सफर फ्रॉम सीवियर मेल न्यूट्रिशन with the entire army slowly starving to death as it advanced to Moscow। और वो बात पूरी हुई रशियंस की। अभी बजाय के डायरेक्ट लड़ने के, वो तो छुप गए, उन्होंने सप्लाई खत्म कर दी, इवन के फसलें भी बर्बाद कर दी थी रशियंस ने, ताकि इनको खाने पीने के लिए कुछ भी ना मिले। सारी चीजें बर्बाद करके ये जो है वो आगे चले आए। कंडीशंस क्या है, वेदरिंग कंडीशन कुछ पता नहीं था। आहिस्ते आहिस्ते इसके लोग मरना शुरू हो गए, अपनी मौत ही, जो कि रशियंस उस टाइम पे चाह रहे थे। और यहीं पे ये एंड था, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो हुआ क्या, नतीजा इसका ये निकला कि जनाब जो नेपोलियन था उसको पता चल गया कि मेरे साथ बड़ी गेम हो गई है। और वो गेम क्या हो गई है कि बाय द टाइम ऑफ ट्रेन रीच टू द रशियन कैपिटल, द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी इवैक्यूएटेड द फ्रेंच आर्मी ऑक्यूपाइंग मॉस्को हैड डाउनफॉल टू मोर देन 1,10,000 के करीब। ऐसे ही बनेगा मेरे ख्याल में, ठीक है। इतनी आर्मी बन गई आगे, 1 लाख, यानी उसके तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए सिर्फ इसी मेल न्यूट्रिशन की वजह से। मैं पहले आपको बता रहा था ना, जो थीसिस है योवल नो हरारे का, के हमसे पहले वाली जो दुनिया थी वो ज्यादा वायोलेंट थी, आज की दुनिया पीसफुल है। आप देख लें नतीजे कि कितने ज्यादा वायोलेंस कर रहा है, कितने लोग उस टाइम पे मर रहे हैं, कितने ज्यादा क्लोज है, वायोलेंस है। So Napoleon attempted to return to France before Russia's harsh winter set in, but it was already too late। देर हो गई थी बहुत ज्यादा, लोग मारे जा चुके थे, अभी तो वो भी तैयार था। So by the time French troops crossed the original line of departure at the Neman River, Napoleon's grand army had been reduced to mere 10,000 guys। Can you imagine? सिर्फ 10,000 लोग उसके पास बचे थे, जो कि वो 4 लाख की आर्मी लेके गया था। वो ऐसे मर गए बीच में। और मैंने अभी, मैं कोई चैनल देख रहा था, जो कि मेरा थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसमें देख रहा था कुछ ऐसी अभी लाशें मिली हैं इन एरियाज में, जो कि कहा जाता है नेपोलियन की आर्मी की हैं वहां पे। तो वो मिले हैं, ठीक है। तो ये आज भी उनके ऊपर रिसर्च जारी है। तो हुआ क्या कि टू टू prompt Emperor's final defeat in 1815 by the English and Persian forces, the Battle of Waterloo in present day Belgium was assured। ये वापस आया। जब वापस आया तो दूसरी स्टेट्स भी तैयार बैठी थी, जिसमें आपको जो है इंग्लैंड था और पर्शिया था, कि भाई अभी इसके पास टोटल 10,000 फोर्सेज हैं, और जब ये 10,000 फोर्सेज हैं तो होगा क्या, होगा ये कि इसको हराना आराम से इजी होगा। और उन्होंने अलायंस बनाया, अलायंस बना के इसके ऊपर जो है जंग शुरू कर दी। उस जंगों को कहा जाता है द बैटल ऑफ वाटरलू। और बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर नेपोलियन जो है उसको शिकस्त हुई, और नेपोलियन जो है वो सफाई हस्ती से मिट गया। और उसके मिटने के बाद अगर ये देखें, थोड़ा सा आप देखें, ये नेपोलियन ने पूरा कंट्रोल किया हुआ था। ये देखें, अगर आपको, ये वो स्टेट्स हैं पिंक के अंदर पूरी यूरोप में जो नेपोलियन की एलायंस थी, जो नेपोलियन के साथ बैठी हुई थी। जो आपको ग्रीन में नजर आ रहा है, ये इसका डायरेक्ट कंट्रोल था।
और ये जो आपको ग्रे में नजर आ रही हैं ये कंट्रीज, ये उसका सेटेलाइट स्टेट्स थी, यानी इनडायरेक्ट कंट्रोल था उसका। सिर्फ आपको ये जो येलो में नजर